स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था सत्ता की साझेदारी, इसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आई होप सो आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब पार्ट 2 बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनेगी और चीजें बहुत ही इजीली आपको समझ में भी आएगी और बहुत ही जल्दी ये पार्ट 2 कंप्लीट भी होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में हमने क्या क्या कर लिया था, बेल्जियम और श्रीलंका कर लिया था। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हमने पढ़ लिया था, जहां पर श्रीलंका में उन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी उन्होंने दी थी वो बहुसंख्यक लोगों को दी थी, इट मीन सिंगलियों को दी थी। लेकिन वहीं अगर मैं बेल्जियम की बात करूं, इन्होंने एकदम समझदारी से काम लिया और जितने भी भाषाओं के लोग थे उनके देश में सबको उन्होंने प्रायोरिटी दी, सबको उन्होंने महत्व दिया, सबके लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, अब हम ये लास्ट के बचे जो 2 टॉपिक हैं, जिसमें है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है और साथ ही साथ सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसको हम करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा है क्या भैया आप सिर्फ 2 ही टॉपिक करेंगे? नहीं, और भी कई सारे टॉपिकों को मैंने ऐड किया है ताकि चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब सीधा उसी टॉपिक पे चलते हैं और आई होप सो ये सब चीज आप लोग ने अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे उस टॉपिक की तरफ। देखिए ये टॉपिक है, क्या लिखा है कि श्रीलंका और बेल्जियम के तरीकों में अंतर। अब हम ये समझने वाले हैं कि आखिर बेल्जियम ने कौन सा तरीका अपनाया था और श्रीलंका ने कौन सा तरीका अपनाया था, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आपको पता है बेल्जियम ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे श्रीलंका की हम बात कर लेते हैं। श्रीलंका ने क्या किया, सबसे ज्यादा जैसे वहां पे रहने वाले लोग जो सिंगली थे, सबसे ज्यादा सपोर्ट उसको सिंगलियों को किया गया। ठीक है, और इसकी वजह से जो तमिल लोग थे, तमिल लोगों ने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया और जगह जगह पे आंदोलन करना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ मांग करना शुरू कर लिया। तो ये सब चीजें हुई। ठीक है, तो देखिए बेल्जियम ने इसका जस्ट अपोजिट तरीका अपनाया था, जिसमें सबको इन्होंने महत्व दिया था। जैसे बेल्जियम में लोगों ने मिलकर सरकार का बंटवारा कर दिया, जैसे केंद्र सरकार में डच तथा फ्रेंच की संख्या को बराबर हक दे दिया गया। यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे कि हमें पता है, अगर देश के रूप में अगर मैं बात करूं, अगर देश के रूप में बात करूं तो डचों की संख्या ज्यादा थी और फ्रेंचों की संख्या कम थी। अब क्या कर दिया गया कि दोनों को केंद्र सरकार में एक बराबर मत दे दिया गया और इसी प्रकार से जो राजधानी थी, राजधानियों में जहां पे फ्रेंचों की संख्या ज्यादा थी और डचों की संख्या कम थी, वहां पर भी सेम ऐसा ही महत्व दिया गया, इनकी बराबरी का महत्व दिया गया। ठीक है, इससे लोगों को बेगानापन महसूस नहीं होता था। ठीक है, कोई भी फैसला डचों तथा फ्रेंचों की सहमति से लिया जाता था, जिसको वहां की जो जनता थी वो स्वीकारती थी, यानी कि वहां की जनता इजीली एक्सेप्ट कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों समूहों से पूछकर चीजें की जाती थी। सरकार उसके कामों से वहां की जनता बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से चीजों को डिवाइड किया था। वहीं मैं अगर श्रीलंका की बात करूं तो जिनकी संख्या ज्यादा उसी की सरकार बनेगी। मैंने क्या बताया, सिंगलियों की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, इस वजह से जो सरकार बनती थी सिंगलियों की ज्यादा बनती थी। ठीक है, अच्छा, इससे लोगों में असंतोष तथा संघर्ष होना शुरू हो गया। अगर सिंगली सरकार कोई फैसला लेती थी जिससे वहां के अन्य जो लोग हैं अस्वीकार कर देते थे। एक तरफ हमने क्या देखा कि सारे लोग स्वीकार कर रहे थे और एक तरफ हमने यही देखा श्रीलंका में, जहां पर सिंगलियों के द्वारा लिया गया जो फैसला है तमिल लोग उसको विरोध करना शुरू कर देते थे। सरकार उसके कामों को वहां के जो लोग थे, जो जनता थी, वो संतुष्ट नहीं होती थी। आपस में लड़ाई भी कई बार हुई थी और हजारों लोग मारे गए थे और कई परिवारों को पलायन भी करना पड़ गया था, यानी कि अपने जगह को छोड़कर जाना भी पड़ गया था। तो हमने यही चीज देखा कि बेल्जियम ने बहुत ही समझदारी के साथ चीजों को सॉर्ट आउट किया, चीजों को डील किया। वहीं श्रीलंका ने इसका जस्ट अपोजिट चीज किया, जिसमें उसने उसको महत्व दिया जिसकी संख्या ज्यादा थी, और आपके सामने दोनों का रिजल्ट है। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी अगर हम सबको एक बराबर महत्व देते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी या फिर कहीं भी परिवार में भी अगर हम एक समान सबको महत्व देते हैं, तो वहां पे इक्वालिटी बनी रहती है और उसकी वजह से परिवार आगे बढ़ता है। वहीं पे अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो परिवार आगे नहीं बढ़ता है, वो चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था कि इन चीजों से हमें बहुत सारा चीज सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है। अभी जस्ट मैंने बताया सत्ता की साझेदारी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे
तब तक उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। दूसरी बात, इक्वालिटी उनको नहीं लगेगी, उनके साथ ऐसा लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इस वजह से सबको इसमें शामिल करने का एक दावेदार देना चाहिए, सबको एक मौका देना चाहिए, हिस्सेदारी देनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच बंटवारा को कम करती है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर सत्ता की साझेदारी कर दी गई है तो जो समुदाय है ना, समुदायों के बीच टकराव कम देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि जब सबको महत्व दिया गया है तो टकराव किस बात के? टकराव तो वहां पे होती है ना जहां भेदभाव होता है। तो जहां पे इक्वालिटी है वहां पे टकराव काहे बात की होगी? तो ये चीज है, सत्ता की साझेदारी करने का ये फायदा है कि टकराव जैसी स्थिति कम देखने को मिलती है। पक्षपात का आदेश कम हो जाता है, वही मैंने बताया कि यहाँ पर समानता जैसी चीजें होती हैं, विविधताओं को अपने में समेट लेती है। यानी कि जो वैरायटी है उन सभी चीजों को वो अपने में समेट लेती है। कौन? सत्ता की साझेदारी। जैसा कि हमने बेल्जियम में एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, यानी कि जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा जो सत्ता की साझेदारी है वो मजबूत होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिखा है, एक पक्ष में और दूसरा विपक्ष में। तो पक्ष वाली बात कर लेते हैं भाई। तो पक्ष में अगर तर्क दिया जाए तो इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का जो अंदेश है वो कम देखने को मिलता है। ये पॉजिटिव चीज है। क्या? कि जब सत्ता की साझेदारी हम कर देंगे तो टकराव की स्थिति कम होगी। ठीक है, वही अगर विपक्ष की मैं बात करूं तो एक विपक्ष में एक बात आती है क्या, कि सत्ता टूटने का डर होता है। जब आप चीजों को ना डिवाइड कर देते हो, जिम्मेदारियों को डिवाइड कर देते हो तो अलग होने की संभावना होती है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर परिवार में सारा डिसीजन अगर कोई एक ही व्यक्ति ले रहा है तो परिवार बहुत ही लंबे समय तक चलता है। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे डिसीजन अगर दे दिया जाए कि तुम अपना डिसीजन लो, सबको अपना अपना डिसीजन लेने का अधिकार दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में परिवार टूट जाते हैं और इसी प्रकार से देश भी टूट जाते हैं। इसलिए ये जो विपक्ष वाली जो चीजें हैं, इट मीन्स ये भी बात सही है कि कई बार इस छूट का लोग गलत फायदा भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये 2 टॉपिक हमने समझा कि श्रीलंका और बेल्जियम के तरीके में किस तरीके से अंतर था। दूसरा हमने समझा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, जहां पे हम ये देखेंगे कि राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या होता है। बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। राजतंत्र क्या होता है? जहां पर राजा का शासन होता है उसको राजतंत्र कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं लोकतंत्र की, तो देखिए जो लोक है ना, लोक एक प्रकार की संस्कृत भाषा है। हिंदी में क्या अर्थ होता है? लोग और तंत्र का मतलब शासन, यानी कि जहां पर लोगों का शासन होता है उसको हम लोकतंत्र कहते हैं, जहां पे राजाओं का शासन होता है उसको हम राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो शक्ति का जो स्रोत है वो राजा के हाथ में होता है, और यहाँ पे जो शक्ति का स्रोत है वो लोगों के हाथ में होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई फैसला लेना पड़ता है तो कौन लेता है? सिर्फ राजा ले सकता है। वहीं लोकतंत्र में अगर मैं बात करूं तो फैसला लेने की शक्ति सिर्फ उनके पास होती है जिनको जनता द्वारा चुना गया वो व्यक्ति, जनता के द्वारा चुना गया वो व्यक्ति वही फैसला लेगा, क्योंकि जनता उसको सपोर्ट करके आगे भेजी है। वहीं राजतंत्र में देखा जाए तो सभी को समान अधिकार का अभाव होता है, मतलब कमी होती है, सबको इक्वालिटी के रूप में नहीं देखा जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर लोकतंत्र में बात करूं तो वहां पे सभी लोगों का समान अवसर देखने को मिलता है, क्योंकि देखो कहा भी ये जाता है या देखा भी ये जाता है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है, हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है हमारे गवर्नमेंट को चूज करने में, चुनने में। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इक्वालिटी है। ठीक है, अब चलिए एक और टॉपिक के तरफ रुख मोड़ते हैं, जो है सत्ता की साझेदारी का रुख। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो टॉपिक है ये 2 जगह मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखो एक लास्ट में और एक अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे देखने को मिलेगा। तो हेडिंग सिर्फ एक ही समझना। ठीक है, तो क्या लिखा है? राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। यानी कि कई सारे लोग ऐसा कहते थे कि जो राजनीतिक सत्ता है उसको हम बांट नहीं सकते हैं, अगर हम बांटेंगे तो सत्ता टूटने का डर है, पावर अगर हम बांट देंगे तो हमारा देश विखंडित होने का डर है। ठीक है, और इन्हीं सभी चीज को देखते हुए इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता के साझेदारी का जो विचार है वो सामने आया, और जहां पर ये लोग कहते थे कि अगर हम चीजों को डिवाइड कर देंगे तो देश टूट जाता है, वहीं पे बेल्जियम ने इस चीज को प्रूफ करके दिखाया कि नहीं, हम सत्ता को डिवाइड भी करते हैं, लोगों को हम महत्व भी देते हैं, और सरकार टूटती भी नहीं है, सरकार लंबे समय तक चलती है और देश खुशहाल रहता है, वहां की जनता बहुत अच्छे से चलती है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेते हैं अगले स्लाइड में। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सत्ता की साझेदारी का हमने रूप कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया है, जहां पे हम प्रकार की बात करेंगे, क्या होता है
और उदाहरण सहित हम बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वे में हम कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ इसका जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पेपर में इसी प्रकार से चीजें आएंगी, ठीक है। हम उस चीज को देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो आप लोग बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्षैतिज बंटवारा, क्षैतिज बंटवारे का मतलब क्या हुआ, हॉरिजेंटल, ठीक है। हॉरिजेंटल में क्या हुआ भाई, हॉरिजेंटल बंटवारा किस तरीके से होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो देश को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। मतलब क्या है, काम काज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा कि सरकार के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आपने ये चीज सुना है, विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है बनाई गई कानूनों को एग्जीक्यूट करना, लागू करना, और न्यायपालिका का काम क्या होता है, समीक्षा करना, जांच पड़ताल करने का काम है। तो सबसे पहले क्षैतिज बंटवारा किया गया, यानी कि वर्टिकल, ठीक है, सॉरी, हॉरिजेंटल बंटवारा किया गया। हॉरिजेंटल में क्या हुआ कि यहाँ पे सरकार के अलग अलग अंगों में बांट दिया गया, ठीक है। यानी कि क्षैतिज बंटवारा क्या होता है, क्षैतिज बंटवारा वो बंटवारा होता है जिसमें सरकार के अलग अलग अंगों में चीजों को बांट दिया जाता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, वही कार्यपालिका का काम होता है बनाई गई कानूनों को लागू करना, और साथ ही साथ न्यायपालिका का काम होता है न्याय करने का और समीक्षा करने का। वही अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो क्या लिखा, ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल में हम देखते हैं कैसे भाई, तो सरकार के अलग अलग स्तरों में बंटवारा कर दिया जाता है। अलग अलग स्तरों का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले बना दिया गया भाई केंद्र सरकार। क्या बना दिया गया, केंद्र सरकार। फिर क्या बनाया गया, राज्य सरकार। और फिर क्या बनाया गया, स्थानीय निकाय, ठीक है। अब क्या क्या होता है भाई, केंद्र सरकार जो बड़े लेवल पे काम करेगी, पूरे देश को देखने का काम आएगा इसके जिम्मे में। राज्य सरकार जो केंद्रों को हमने डिवाइड कर रखा है कई सारे राज्यों में, तो डील कौन करता है, राज्य सरकार करती है। वहीं पे स्थानीय सरकार की अगर मैं बात करूं तो जो एक राज्य को डिवाइड किया जाता है कई सारे जिलों में, कई सारे गांवों में, वो होता है स्थानीय सरकार। तो देखिए कुछ इस तरीके से चीजें कर दी गई, जहां पे सबसे पावरफुल कौन होता है, केंद्र सरकार, फिर कौन होता है, राज्य सरकार, फिर कौन होता है, स्थानीय शासन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने डिवाइड किया। एक हमने ऐसे देखा जहां पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात करते हैं, और एक हमने इस तरीके से देखा जहां पे सबसे ऊपर होता है केंद्र सरकार, फिर होता है राज्य सरकार, और सबसे नीचे क्या होता है, स्थानीय सरकार। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरे की, तो क्या लिखा है, सामाजिक समूहों में बंटवारा। अब देखिए सामाजिक समूहों को किस तरीके से बांट दिया गया, यानी कि समाज को कैसे बांटा गया। तो क्या लिखा है, विभिन्न जाति, धर्म, भाषाओं के आधार पर चीजों को डिवाइड कर दिया गया, कामों को डिवाइड कर दिया गया, और सबको एक हिसाब से चीजें दी गई कि हाँ भाई सबको महत्व दिया जाएगा। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जातियां हैं तो सबको एक समान देखा जाएगा, सभी धर्मों को एक समान इज्जत की जाएगी, सभी भाषाओं को, है ना, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इस तरीके की चीजें की गई। अच्छा, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो आरक्षण, आरक्षण का प्रावधान तो आपको पता ही है कि जिनकी संख्या कम है उनको आरक्षण दे दिया गया। अल्पसंख्यक आयोग बनाए गए, यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा कम, जैसे जर्मनी, अगर मैं बात करूं बेल्जियम की, तो वहां पे जो जर्मन भाषा लोग, जो जर्मन भाषी लोग थे, उनकी संख्या 1% थे, लेकिन उनको भी महत्व दिया गया। क्यों, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग के तौर पे उनको महत्व दिया गया, ताकि उनको भी ये न लगे कि हमारे साथ कुछ भेदभाव हो रहा है। वहीं पे अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों में, आप देखिए इन्होंने क्या किया, राजनीतिक दलों को स्थापित किया। जैसे राजनीतिक दल में जैसे समझो कि देश में पार्टियों को नियुक्त कर देना, जो पार्टियां खड़ी होंगी, हर 5 साल में पार्टी अलग अलग खड़ी होंगी, ठीक है, और उसमें से जनता जिसको सपोर्ट करेगी उनमें से कोई एक सरकार बना लेगा। साथ ही साथ दबाव समूह भी बनाए गए। दबाव समूह ऐसे लोग होते हैं जो विपक्षी का रोल प्ले करते हैं, कि मतलब जिसकी सरकार है ये तो पक्ष वाली सरकार होगी, और जो विपक्षी लोग हैं वो ये चेक करते हैं कि क्या ये सरकार अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और पूरा प्रेशराइज करके काम करवाती है ताकि ये कुछ गलत काम ना करे। अच्छा, ये सही भी करते तो भी टांग अड़ा देती है, ठीक है। तो क्या लिखा है, राजनीतिक दलों तथा दबाव समूह। इसमें क्या लिखा है, विपक्षी दल हो गए, ट्रेड यूनियन हो गई, ठीक है, आदि की भूमिका, जिसमें विपक्षी जो लोग होते हैं निगरानी करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियन और ये लोग विपक्षी जो लोग होते हैं या दल होते हैं, ये सलाह देने का भी काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी का ये मुख्य रूप है, जहां पे हमने 4 चीजें समझा। क्षैतिज बंटवारा, जहां पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है। वहीं पे ऊर्ध्वाधर बंटवारा, जिसमें हमने देखा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार।
सामूहिक समूहों की बंटवारे की बात करूं तो हम जहां पे हमने देखा अल्पसंख्यक वर्ग, जहां पे हमने देखा आरक्षण का प्रावधान, वहीं पे हम राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं तो वही पक्ष वाली सरकार और विपक्ष वाली सरकार, ठीक है, बाकी ट्रेड यूनियन, ठीक है, ये सब लोग मिलकर सत्ता की साझेदारी का एक वो तैयार करते हैं और इसकी तरह से जो देश है उसको चलाया जाता है बहुत ही इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, अगला टॉपिक क्या आता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है भाई? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है ताकि देश को अच्छे से चलाया जा सके, ठीक है, जिसमें हमने ये समझा कि सरकार के 3 अंगों में चीजों को बांट दिया गया, ठीक है, बटा हुआ है। कौन कौन से अंगों में? अभी हमने बात किया, सबसे पहला आ गया भाई विधायिका, दूसरे नंबर पे आ गया कार्यपालिका, और तीसरे नंबर पे क्या आ गया? तीसरे नंबर पे आ गया न्यायपालिका, ठीक है। सबका काम मैंने बता रखा है। विधायिका का काम हो गया कानून को बनाना, कार्यपालिका उस चीज को लागू करती है, न्यायपालिका समीक्षा करने का काम करती है, ठीक है। शासन के विभिन्न स्तरों को बंटवारा कर दिया गया। अभी जस्ट हमने बात किया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सत्ता को बंटवारा कर दिया गया। अभी हमने बताया आरक्षण के हिसाब से अल्पसंख्यकों को अलग कर दिया गया, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है। चलिए, विभिन्न दबाव समूहों द्वारा तथा आंदोलन द्वारा सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। अब देखिए यही वाली बात है जो अभी हमने जो पीछे बात किया ना, वही चीज यहाँ पर भी है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि भारत में सत्ता के उदाहरण क्या है, भारत में सत्ता की साझेदारी के क्या क्या उदाहरण है, भारत की बात कर लेते हैं। अभी तो हमने बात किया बेल्जियम की बात किया, अभी हमने बात किया श्रीलंका की, लेकिन अब हम ये बात करने वाले हैं कि जो भारत है ना, भारत में किस तरीके की चीजें चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, जो सबसे पहले देखा जाए वो आता है आरक्षण नीति, यानी कि भारत में भी जैसे आपको पता है SC ST OBC को शिक्षा दी गई, नौकरी तथा राजनीति में क्या प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि सबको एक प्रकार से मौका दिया गया, ठीक है। पंचायती राज जैसी चीजों की व्यवस्था की गई जिसमें ग्राम पंचायत बनाया गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? शक्तियों को बांट देना, है ना, सबके। महात्मा गांधी जी ने ये बात कहा था कि अगर देखो, अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है ना, लोकतंत्र को ज्यादा पावरफुल बनाना है ना, तो शक्तियों को बांट दो, सत्ता को क्या कर दो? बांट दो, ठीक है। पावर को जितना ज्यादा आप बांटोगे उतना ही जाके हमारा जो लोकतंत्र है ना वो मजबूत बनेगा, ठीक है। तो यही चीज लिखा है, जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, इस हिसाब से चीजों को बांट दिया जाए और लोग अपने अपने ही स्तर पर चीजों को सॉल्व करते रहेंगे। तो इससे ये रहेगा कि ऊपर जाने का मतलब समझो कि जब प्रॉब्लम हमारे स्थानीय स्तर पे ही सॉल्व हो जाएगा तो हमें ऊपर जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। आगे केंद्र और राज्य सरकार, जिसमें विषयों का बंटवारा कर दिया गया, जिससे संघ में, राज्य में, समवर्ती सूची में, इस तरीके से चीजों को बांट दिया गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये था अपना फर्स्ट चैप्टर जहां पे हमने सत्ता की साझेदारी को समझा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी बेटर सर्विस के लिए आप विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड करें। नोट्स आप लोग 7011912793 पे मैसेज करके ले लें। बाकी वीडियो कैसी लगी है जरूर आप लोग बताएं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।